अच्छा जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का टॉपिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे लिख देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, इधर देखिएगा बड़े गौर से। देखो इन टर्म्स को ना बेटा, ये जो टर्म्स आपके सामने लिखी हुई हैं इनको हम डिवाइड कर देते हैं बिटवीन थ्री कैटेगरीज: ग्रॉस, डोमेस्टिक और प्रोडक्ट। ग्रॉस बेटा हम बोलते हैं टोटल, टोटल यानी कि एग्रीगेट। किसी भी चीज का आप एग्रीगेट ले लें वो ग्रॉस कहलाता है। सही है, सम कर लेना किसी चीज को, उसको हम बेटा ग्रॉस बोलते हैं। डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है? विद इन बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। विद इन डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। ठीक है बेटा, ये भी हमें समझ आ गया। फिर फाइनली हमारे पास रह जाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेटा हम बोलते हैं फाइनल गुड को। जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। ग्रॉस मींस टोटल, डोमेस्टिक मींस विद इन बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, प्रोडक्ट मींस टोटल। ठीक है, यहां तक हमें बात समझ आ गई, यहां तक क्लियर है। अब इसकी अगर आप बोलें कि सर एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिखा दें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बेटा बेसिकली जीडीपी होता है, जीडीपी इज टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज produced produced within national boundary of a country, of a country over a specific time period, over a specific time period। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करी जाती है उसको बेटा हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको कॉपी कर लें बेटा। कर लिया सर। तो ये क्लियर है, डेफिनेशन समझ आ गई बेटा? जी सर। डेफिनेशन समझ आ गई, जबरदस्त। अब आगे चलते। अब जीडीपी हम कैलकुलेट किस तरह से करते हैं? बेसिकली जीडीपी कैलकुलेट करने के जो मेजर हमारे पास तरीके हैं वो दो हैं। एक होता है बेटा इनकम अप्रोच, एक होता है बेटा इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच तो सिंपल है भाई, जो भी आपकी इनकम है आप उसको सम कर लें, उसको एग्रीगेट निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा आपका जीडीपी। जो भी आपकी इनकम है आप उसको सम कर लें, उसका एग्रीगेट निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा जीडीपी। और दूसरा तरीका होता है बेटा एक्सपेंडिचर अप्रोच, और एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच का बेटा एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर अप्रोच का बेटा फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। अच्छा, सर आप अब रिपीट करेंगे कंजम्पशन एक का दफा? बेटा क्या मतलब होता है जी बेटा? आप एक दफा रिपीट करेंगे ये चीज, क्योंकि जी बेटा ये मैं बात कर देता हूँ। देखो जीडीपी हमें समझ आ गया कि जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब जीडीपी जो है ना उसको बेटा कैलकुलेट करने के मेजर जो आपके पास तरीके हैं वो दो हैं।
एक होता है आपका इनकम अप्रोच, एक होता है एक्सपेंडिचर अप्रोच। इनकम अप्रोच में हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी इनकम होती है, जैसे रेंट हो गया, रेंटल इनकम, प्रॉफिट्स हो गए, उन सबको एग्रीगेट ले लेंगे तो हमें इनकम अप्रोच के थ्रू जीडीपी पता चलता है। फिर बेटा एक होता है एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ना, हम उसको अकाउंट फॉर कर लेते हैं। तो हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर्स इनकर करते हैं। कंजम्पशन हो गया पहला एक्सपेंडिचर आपका, ठीक है बेटा। दूसरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन का बेसिकली मतलब ये होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज आप कंज्यूम कर रहे हो, जो हाउस होल्ड जो हैं अपनी एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस, उसको बेटा बेसिकली कंजम्पशन कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट का बेटा बेसिकली मतलब ये होता है जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जा रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, हाउस होल्ड स्पेंडिंग। हाउस होल्ड स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट होती है, प्राइवेट प्राइवेट फर्म एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर फॉर प्रॉफिट मोटिव। जो प्राइवेट फर्म्स इन्वेस्टमेंट करती हैं प्रॉफिट मोटिव की खातिर, उसको बेटा बेसिकली कहा जाता है आपका एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बेटा वो होती है जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, गवर्नमेंट खर्च करती है पैसे ऑन प्रोडक्शन, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे पब्लिक स्कूल्स हो गए, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स बनाना, इस तरह से आपका पब्लिक गुड्स हो गए। अच्छा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरी होते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब ये होता है कि अगर एक बंदा इस्तेमाल कर ले तो मैं दूसरे को एक्सक्लूड नहीं कर सकता। तो आई कैन नॉट डायरेक्टली चार्ज फॉर सच गुड। जैसे स्ट्रीट लाइट्स है, अब स्ट्रीट लाइट्स के आप लोगों से डायरेक्टली पैसे नहीं लिए जाते। मैं आप लोगों से डायरेक्टली पैसे नहीं लूंगा कि मैं बोलूंगा भाई आपके एरिया में मैंने स्ट्रीट लाइट लगाई है तो आप इसकी पेमेंट कर दें। कोई ना कोई ऐसे निकल आएगा, चलो कोई अगर कर भी देगा कि यार हाँ यार इन्होंने लगाई है, काम किया, तो वी शुड गिव मनी, हम फंड्स देते हैं। मगर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे यार क्या फायदा देने का, जब उसको भी सेम यूटिलिटी मिल रही है जितनी मुझे मिल रही है, तो मैं क्यों दूं पैसे। वो मोस्ट प्रोबेबली पैसे नहीं देगा। इसको बेटा बोला जाता है आपका पब्लिक गुड्स। तो ऐसे गुड्स जो हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट इनडायरेक्टली इनके लिए चार्ज करती है थ्रू टैक्सेशन। टैक्सेशन के थ्रू गवर्नमेंट इन 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 प्रोडक्ट्स के लिए, इन गुड्स के लिए इनडायरेक्टली आपसे चार्ज करती है टैक्सेस से। जो टैक्सेस से रेवेन्यू कलेक्ट होता है, फिर गवर्नमेंट उससे अपना एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मैं सोचा आप लोगों को याद नहीं होगा तो मैं एक दफा रिवाइज करवा दूं। फिर आ जाता है बेटा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट हम बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है बेटा, ये है हमारा जीडीपी और इसको मेजर करने का ये तरीका। मेजरली एक्सपेंडिचर अप्रोच है, उस पर बहुत ज्यादा हमें फोकस करना है क्योंकि उससे रेलेवेंट आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जीडीपी हमें समझ आ गया, लेकिन ना जीडीपी के बेटा कुछ इश्यूज भी होते हैं। जीडीपी के क्या इश्यूज होते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जीडीपी हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर। तो जब जीडीपी इस्तेमाल किया जाता है एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर तो उसमें कुछ इश्यूज अराइज होते हैं। तो क्या इश्यूज है हम देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीडीपी एज ए मेजर ऑफ ऑफ वेलफेयर। अच्छा हमें ये तो समझ आ गया कि जीडीपी जो है वो होता क्या है, ये तो हमें क्लियर हो। जो गुड्स एंड सर्विसेज हम विद इन द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसको बेसिकली जीडीपी कहा जाता है। और एक और मेजर चीज भी है कि इफ
GDP rises as a result of rise in investment, this will not lead to increase in current living standard. It will of course lead to help in raise future consumption. अगर इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ रही है तो उसका इम्पैक्ट जो है, अब मैं यहाँ पे बाद में ये कह रहा हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट बेटा आपकी इंक्रीज कर रही है, इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ रही है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इट विल लीड टू इंक्रीज इन करेंट लिविंग स्टैंडर्ड. ठीक है, इट विल ऑफ कोर्स हेल्प रेज फ्यूचर कंजम्पशन, ये फ्यूचर में हेल्प करेगा. इन्वेस्टमेंट आज बढ़ रही है लेकिन उसका इम्पैक्ट आपको फ्यूचर में नजर आएगा. जैसे फैक्ट्रियां लग रही हैं, अब फैक्ट्रियां लग रही हैं, इसी तरह मशीन्स वगैरह अपडेटेड आ रही हैं, पुरानी जो है वो खत्म हो रही है मार्केट से, बेहतर मशीनें आ रही हैं, बेहतर सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उसके वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, मगर वो फ्यूचर में हमें उसका इम्पैक्ट नजर आएगा. एज सच आपको इनिशियली आपको नजर नहीं है. ठीक है. जीडीपी एज अ मेजर ऑफ वेल्थ. अब बात ये आती है कि क्या जीडीपी को इस्तेमाल करना चाहिए है एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर या नहीं. तो हम बोलेंगे कि जीडीपी इज असेंशियल इंडिकेटर ऑफ नेशंस प्रोडक्शन, but production may be a poor indicator of society's well-being for following reasons. ये essential, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, essential इंडिकेटर तो है हमारा, ये हमारा essential इंडिकेटर, essential indicator of nation's production, nations of nation's production. ठीक है, but it may be poor indicator of society's well-being. लेकिन ये साथ ही साथ पुअर इंडिकेटर भी है ऑफ सोसाइटी वेलबींग. सही है बेटा, यहां तक हमें बात समझ आ. पुअर इंडिकेटर ऑफ सोसाइटीज वेलबींग. अब क्यों है पुअर इंडिकेटर वो हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, यहां तक बेटा कॉपी कर लिया. सर एक सेकंड. कॉपी कर लें इसे, जल्दी से कॉपी कर ले, ये सारा आप कॉपी कर लें. सर हो गया. हो गया कॉपी. अब आगे चलते. अब पहला रीजन ये है बेटा कि प्रोडक्शन इज डिजायरेबल ओनली टू एक्सटेंड दैट इट इनेबल्स अस टू कंज्यूम मोर. प्रोडक्शन is desirable only to extend only to extend that it enables us to consume more, that it enables us to consume more. However, production does not always equal to consumption. प्रोडक्शन इक्वल नहीं होती बेटा कंजम्पशन के. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इफ जीडीपी राइज एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन इन्वेस्टमेंट, if GDP rise as a result of rise in investment, as a result of rise in investment, this will not lead to increase in current living standard. This will not lead to increase
in current living standards. This will not lead to increase in current living standard. Of course, it may help to increase future consumption. This may lead to increase in future consumption. अब बात मेरी बेटा गौर से सुनिएगा। पहली बात मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जीडीपी है हमारा टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जीडीपी हम कैसे मेजर करते हैं? इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच। फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट हो रहा है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। सवाल यहाँ पे ये कि क्या जीडीपी को एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? तो हम लिखेंगे कि जीडीपी को इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज इट्स एन एसेंशियल इंडिकेटर ऑफ नेशंस प्रोडक्शन। ये हमारे नेशंस की प्रोडक्शन शो करता है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं आपके नेशन में। बट प्रोडक्शन में भी पुअर इंडिकेटर ऑफ सोसाइटीज वेल बीइंग, लेकिन ये पुअर इंडिकेटर भी है। अब उसके रीजंस क्या है वो हम डिस्कस करें। पहला रीजन है बेटा, प्रोडक्शन इज डिजायरेबल ओनली टू एक्सटेंड दैट इट enables अस टू कंज्यूम मोर। सही है। इफ जीडीपी राइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन इन्वेस्टमेंट, भाई फर्स्ट कर लें, यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको दी कि आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, बट इससे ये क्या गारंटी कि आपकी कंजम्पशन पे भी इंपैक्ट पड़ रहा होगा, आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स भी चेंज हो रहे होंगे? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से, मशीन्स वगैरह बेहतर अपग्रेड होने की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो फ्यूचर में जाके जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं जिसकी वजह से फ्यूचर कंजम्पशन बढ़ सकती है। लेकिन करंट हमें उसका एज सच इंपैक्ट नजर नहीं आएगा। दिस विल नॉट लीड टू इंक्रीज इन करंट लिविंग स्टैंडर्ड। However, it will of course help raise future consumption. फ्यूचर कंजम्पशन पे ये इंपैक्ट कर सकता है जिसकी वजह से आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड बेटा हम बोलते हैं वेल बीइंग ऑफ अ नेशन। किसी भी नेशन की वेल बीइंग को बेटा बोला जाता है लिविंग स्टैंडर्ड। अगर वेल बीइंग अच्छी है तो यानी कि नेशन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर वेल बीइंग अच्छी नहीं है इसका मतलब आपकी नेशन जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। सही है, लोगों के हालात सही नहीं है। जैसे पाकिस्तान में हम बोलते हैं ना, लिविंग स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है, इतना खास नहीं है। सही है, तो उसके सेवरल रीजंस हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई क्या जीडीपी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं कर सकते तो उसके क्या रीजन है, और अगर आप कह रहे हैं कर सकते हैं तो उसके क्या रीजन है, वो मैंने आपको बता दिए रीजन। अब नहीं कर सकते वो हमने पहला डिस्कस कर लिया। क्लियर है बेटा यहाँ तक? जी सर, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। चलिए बेटा, मैं ना डिक्टेट करता हूँ, आप लिखें लिखें अपने पास। क्वालिटी ऑफ गुड्स में इंप्रूव ओवर टाइम, क्वालिटी ऑफ गुड्स में इंप्रूव ओवर टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। क्वालिटी ऑफ गुड्स में इंप्रूव ओवर टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, आप दोनों लिख लेना। क्वालिटी ऑफ गुड्स में इंप्रूव ओवर टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। क्वालिटी ऑफ गुड्स में इंप्रूव ओवर टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। क्वालिटी ऑफ गुड्स में इंप्रूव ओवर टाइम due to advancement in technology, but they may also fall in price, but they may also fall in price. For example, cars today
are far better. Cars today are far better than cars 50 years ago. Than cars 50 years ago, and yet are far cheaper. And yet are far cheaper. National income would show this fall in price by fall in national income. National income would show this fall in price by fall in national income. Wrongly implying that living standards have fallen. Wrongly implying that living standards have fallen. अच्छा बेटा मेरी बात गौर से सुनना. जब ना क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपकी बढ़ जाती हैं, जैसे फर्स्ट करें टेक्नोलॉजी बढ़ गई, टेक आपका बेहतर हो गया, टेक बेहतर होने की वजह से अब आप क्या कर सकते हो, अब आप बेहतर से बेहतर मशीनरी प्रोड्यूस कर सकते हो, आप बेहतर से बेहतर गाड़ियां बना सकते हो और सस्ते रेट में हम बेच सकते हैं, सस्ते रेट में हम बना सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो अब हमें सस्ता मिल रहा है. टेक्नोलॉजी बेहतर होने की वजह से कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो गई है. हमें ये बात पता है, जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होती है, जब बेटा हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होती है, तो हमने एक चीज ये पढ़ी थी कि सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड्स की तरफ, सॉरी सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड्स की तरफ आपका शिफ्ट करता है. सप्लाई भी आपकी बढ़ जाती है, और सप्लाई बढ़ने की वजह से मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व आएगा, और प्राइजेस जो है बेटा आपकी, प्राइजेस आपकी क्या होंगी, प्राइजेस आपकी बेटा डिक्रीज हो जाएंगी, प्राइजेस आपकी कम हो जाएंगी. ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी डिक्रीज हो रही है और प्राइजेस भी आपकी कम. जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्राइजेस भी कम हो जाएंगी. मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ ग्राफिकली. ये देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा S0 पे हमारे पास इनिशियली ये है, और जैसे ही S1 पे गया तो प्राइजेस अब हमारी कम हो गई. लेट्स सपोज दिस इज 10 एंड लेट्स सपोज दिस इज 8. 10 पे हमारी क्वांटिटी थी 100, और 8 पे अब हमारी क्वांटिटी हो गई है 120. तो मैंने प्रूव भी कर दिया कि भाई जब सप्लाई आपकी राइटवर्ड्स की तरफ शिफ्ट करती है ड्यू टू डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट कम हो रही है, सप्लाई अब बढ़ रही है, राइटवर्ड्स की तरफ जा रही है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, मगर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कब आएगा, कैसे आएगा, वो मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया. यहाँ पे मैंने आपको डिनोट कर दिया कि प्राइसेस कम हो रही है, 10 से 8 पे जा रही है आपकी प्राइस, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ के 100 से 120 पे जा रही है. ठीक है बेटा, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया. 100 से 120 पे चली गई और प्राइस आपकी डिक्रीज होकर 10 से 8 पे जा रही है. सही है, क्लियर है? जी सर. सही है, ये समझ आ गया. अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है, क्योंकि प्राइसेस कम हो रही है, तो ये डिनोट करेगा कि यार नेशनल इनकम आपकी गिरी है. मैं एग्जांपल जैसे दी ना, मैंने कहा यार जैसे 50 साल पहले, 50 years ago, जब हम गाड़ियां जो है वो बेचते थे, वो बड़ी एक्सपेंसिव होती थी, और मतलब एक बेसिक सी गाड़ी भी थी वो भी बड़ी महंगी पड़ती थी इंसान को, हर बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता था. सेम गोज फॉर मोबाइल फोन्स. मोबाइल फोन्स आप अगर पुराने जमाने में देखें तो वो भारी भी होते थे और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे, बहुत महंगे होते थे. मतलब एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास बंदे के लिए उस जमाने में ये अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल था. आज के जमाने में देखें आप, मोबाइल फोन हर बच्चे बच्चे के हाथ में. क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल अब आपको सस्ता मिल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बेहतर हो गई, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटा डिक्रीज हुई है. आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हुई है, जिसकी वजह से सप्लाई अब आपकी बढ़ गई है. सप्लाई बढ़ी है, इसकी वजह से ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो है वो आपकी डिक्रीज हुई है, और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी आया. मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी आया और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व भी आया. ये बात हमें समझ आ गई. बट ये चीज ये डिनोट कर रही है कि यार क्योंकि अब चीज सस्ती मिल रही है, इसकी वजह से नेशनल इनकम आपकी डिक्रीज हुई है. National income would show this fall in price by fall in national income, wrongly implying that standard of living had fallen. और ये हमें डिनोट करेगा कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपका कम हो गया. बट असल में ऐसा हुआ नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बेहतर हो गया, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैड इंप्रूव. तो इसकी वजह से बेटा मैं बोलूंगा कि ये आपको गलत डिनोट करेगा आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की इम्प्लीकेशन. सही है बेटा? फिर इसके बाद एक अगला पॉइंट लिख लें. अगला पॉइंट लिख के बेटा एक्सटर्नैलिटीज.
एक्सटर्नैलिटीज। लिखे बेटा, लिखो। नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स, नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स take no account of externalities produced by the economy, take no account of externalities produced by the economy if external costs if external costs like pollution and global warming were taken into account, the benefit of economic growth might be much less. The benefit of economic growth might be much less. अच्छा बेटा, एक्सटर्नैलिटीज में आपके पास आ जाती है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हम बोलते हैं कि यार कोई भी आप चीज प्रोड्यूस करते हो ना, उसकी कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशंस होती हैं, उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। सोसाइटल कॉस्ट प्लस प्राइवेट कॉस्ट। एक एक्सटर्नैलिटी आपकी बन सकती है बेटा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन हमारी एक एक्सटर्नैलिटी है, इसकी वजह से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कम होता है, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा डिक्रीज करता है। लेकिन अब मसला ये है कि जीडीपी में तो मैं एक्सटर्नैलिटी को अकाउंट फॉर ही नहीं कर रहा, जीडीपी में मैं एक्सटर्नैलिटीज को अकाउंट फॉर कर ही नहीं रहा। अच्छा जी, तो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, ये ना नाम से ही समझ आ रहा है। ग्रॉस, जी मतलब ग्रॉस, डी मींस डोमेस्टिक, पी मींस प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टोटल। डोमेस्टिक का मतलब होता है goods and services produced within the boundaries of a country, domestic boundaries of a country। एक कंट्री के अंदर जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उसको हम डोमेस्टिक बोलेंगे। प्रोडक्ट मींस फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि टोटल domestically produced goods and services, total value of all goods and services produced within the national boundaries of a country over a specific time period. GDP can be defined as total monetary value of goods and services produced within the national boundaries of a country over a specific time period. This indicator is widely used to measure standard of living for a country. अब आगे चल। ठीक है, ये कुछ पास्ट पेपर्स के सवाल हैं, इसको भी देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें डिस्कस करनी। जीडीपी एंड वेलफेयर, ये एक पास्ट पेपर में आया हुआ भी है सवाल आपके A2 इकोनॉमिक्स में। अब सवाल यहाँ पे ये आते हैं कि यार क्या जीडीपी को इस्तेमाल करना चाहिए एज मेजर ऑफ वेलफेयर? आराम से आपको पेपर नंबर 3 में उस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। शुड वी यूज जीडीपी एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर? अब इसको एक्सप्लेन करने का तरीका क्या होगा? पहले तो मैं बताऊंगा कि जीडीपी है क्या। व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। वो बोल रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेफर्स टू लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग ऑफ अ नेशन। National income is the total income of all residents of a country arising out of economic activity during a period of
1 year, and it can be calculated through income method or expenditure method or output method. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है कि यार क्या आपके मुल्क में, आपकी कंट्री में लोग खुश हैं, आर दे हैप्पी, एंड इट शोज वेल बीइंग ऑफ अ नेशन. नेशनल इनकम होती है आपकी टोटल इनकम, एग्रीगेट इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री अराइजिंग आउट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year. अब नेशनल इनकम हम कैलकुलेट सर कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच और आउटपुट अप्रोच. इनकम अप्रोच में वी टेक इनटू अकाउंट ऑल द इनकम्स. इनकम अप्रोच में वी टेक इनटू अकाउंट ऑल द इनकम्स ऑफ द नेशन. एक्सपेंडिचर अप्रोच में हम सारे एक्सपेंसेस को काउंट करते हैं. एक्सपेंडिचर अप्रोच में क्या जाएगा सर? एक्सपेंडिचर अप्रोच में आता है आपका कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट. जीडीपी को मेजर करने का तरीके 3 हैं: इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच और आउटपुट अप्रोच. एक्सपेंडिचर अप्रोच के क्या कंपोनेंट्स होते हैं सर? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट. कंजम्पशन क्या होता है? total value of goods and services consumed by household over a particular time period. जो goods and services की households ने consumption करी है, consume करे हैं, खर्चा किया है for personal well-being, उसको हम बोलेंगे consumption. जैसे आप let's suppose आप अपने लिए कोई टी शर्ट्स खरीदते हैं, that will be your consumption. आप अपने पर्सनल यूज के लिए वो परचेज कर रहे हैं. इन्वेस्टमेंट होती है फॉर प्रॉफिट मोटिव, यानी कि कमाने की नीयत से जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. इन्वेस्टमेंट कैन बी डन इन अ न्यू टेक्नोलॉजी. इन्वेस्टमेंट कैन बी डन इन अ न्यू सॉफ्टवेयर, इन अ न्यू मशीनरी. इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो बी डन इन शेयर मार्केट. तो जो इन्वेस्टमेंट की जाती है फॉर प्रॉफिट मोटिव, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है. गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब होता है स्पेंडिंग डन बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. पब्लिक गुड्स पे जो पैसे गवर्नमेंट खर्च करती है, रोड्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक स्कूल्स, ठीक है, इस तरह की सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो आपके गवर्नमेंट स्पेंडिंग में आ जाएगी. नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट. इन दोनों के डिफरेंस को हम बोल देंगे सर नेट एक्सपोर्ट. जो इन दोनों का डिफरेंस है वो हमारा नेट एक्सपोर्ट कहलाएगा. ठीक है जी. ये होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड या फिर एक्सपेंडिचर अप्रोच फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम, एग्रीगेट इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. ठीक है जी. अब आगे वो बोल रहा है, बेटा, the very common measure of national income is known as gross domestic product. In GDP, we calculate monetary value of goods and services produced within the national boundaries of a country over a specific time period, which is also known as nominal GDP. But later we convert it in a real GDP by removing the distorting effect of inflation. At the end, this deflated GDP is divided by total population to get GDP per capita. हम पहले नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं. नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बता दिया, इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच और आउटपुट अप्रोच. जीडीपी निकालने के बाद हम उसमें जो इन्फ्लेशन का अफेक्ट होता है, जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता है, उसको रिमूव करते हैं, उसको हटाते हैं. वो डिस्टॉर्टेड इफेक्ट रिमूव करने के बाद अगला प्रोसेस होगा कि हम टोटल पॉपुलेशन से डिफ्लेटेड जीडीपी को डिवाइड कर देंगे. डिफ्लेटेड जीडीपी इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन और फिर हमें मिल जाएगा रियल जीडीपी पर कैपिटा.
फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर अ नेशन। अच्छा, यहाँ पे वो बोल रहे हैं इफ रियल जीडीपी पर कैपिटा ऑफ अ कंट्री इज हायर इट इज कंसिडर्ड दैट सिटीजंस ऑफ दैट कंट्री विल बी एंजॉयिंग बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज कंपेयर टू सिटीजंस ऑफ अ कंट्री विद लोअर रियल जीडीपी पर कैपिटा। अब ये अज्यूम किया जाता है कि यार जिस मुल्क में लोगों का रियल जीडीपी पर कैपिटा जो है वो ज्यादा है, वो लोग ज्यादा बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय करेंगे, उनकी ज्यादा बेहतर क्या कहते हैं वेल बीइंग है और हैप्पीनेस है उस नेशन की, उस कंट्री की। ठीक है, will be enjoying better standard of living as compared to citizens of a country with lower GDP per capita. For example, let's suppose if real GDP per capita of country A is $1,000 and it is $1,200 for country B. Intuitively, we will say that country B residents are better off as compared to country A. But keep in mind, this is not always the case. In some cases, the situation might be quite opposite. Okay? Here, we will develop a notion to prove it. First of all, the figure of GDP per capita may be misleading, misrepresenting, or miscalculated. So it is not full and final indicator of living standard. Achha. It can be calculated within the country over a particular time or can be compared with other countries. To compare living standard between countries, we must convert real GDP per capita of these country into some common currencies. अब यहाँ पे जो बात की है ना वो मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूँ। वो बोल ये रहा है कि अगर आपका रियल जीडीपी लेट्स सपोज है $1,000 कंट्री ए का और $1,200 है कंट्री बी का, तो अगर इसको मैं देखूं तो मैं बोलूंगा सर इसको देख के तो ऐसे लगता है कि यार 1200 वाली जो कंट्री है उसका रियल जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा है, तो वो बेटर है, वो ज्यादा अच्छी है। और कुछ केसेस में ऑपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, तो जीडीपी पर कैपिटा जो है वो मिसलीडिंग भी हो सकती है, मिसरिप्रेजेंटिंग भी हो सकती है, मिसकैलकुलेटेड भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है वैल्यू। तो हमें ये पता चला कि दिस इज नॉट फुल एंड फाइनल इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये फाइनल इंडिकेटर नहीं है क्योंकि ये वैल्यूज गलत भी हो सकती है। जरूरी नहीं है सर कि ये वैल्यूज हमेशा सही होंगी। ठीक है, अब दूसरा मसला एक और है कि जब आप कंपेयर कर रहे होते हो यूजिंग जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी पर पर्सन, तो हम कॉमन करेंसीज में कन्वर्ट कर देते। कॉमन करेंसीज का मतलब ये है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे जरा देख लीजिएगा, गौर फरमाना। जैसे फर्स्ट कर ले, मैंने बोला कि यूएस का जीडीपी है $1,000, सही है सर। यूएस के जीडीपी है $1,000 और पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा है ₹15,000। अब अगर आप ये वैल्यूज देखेंगे आप तो बोलेंगे सर पाकिस्तान तो बहुत ही अच्छा है, उसका जीडीपी पर कैपिटा 15,000 है, यूएस का सिर्फ $1,000 है, which means that Pakistan, people in Pakistan are better off, वो ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं एज कम्पेयर टू पीपल इन द यूएस। आप तो बोलेंगे पाकिस्तान तो बड़ा ही अच्छा मुल्क है, यूएस इससे खराब मुल्क है, बहुत ही खराब मुल्क है, मगर ऐसा नहीं है सर। हमने इसमें एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट रिमूव नहीं किया। रुपीज की वैल्यू अलग है, डॉलर की वैल्यू, यूएस डॉलर्स की वैल्यू डिफरेंट है, अलग है। रुपी की वैल्यू कम है, डॉलर्स की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ सिमिलर करेंसी, सेम करेंसी। मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको सेम करेंसी में। अगर मैं डॉलर्स ले रहा हूं तो मैं डॉलर्स में दोनों को कन्वर्ट कर दूंगा, अगर तो मैं सर रुपीज ले रहा हूं तो मैं रुपीज में दोनों को कन्वर्ट कर दूंगा। अलग अलग मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं बोलूंगी ठीक है सर रुपीज 15,000 इज इक्वल टू $1,000 यानी कि पाकिस्तान बेहतर, नहीं ऐसे नहीं है, मुझे कॉमन करेंसी में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा in order to remove the distorted impact, distorted effect. अच्छा जी, hmm. It will also be helpful to find out the purchasing power parity in each country to compare cost of living. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है,
जो मैंने अभी आपको दी थी, लेट्स से रियल जीडीपी पर कैपिटा, यहाँ पे लेट्स से रियल जीडीपी पर कैपिटा in is PKR 20,000 and real GDP per capita in the UK is pounds 2,000. The per capita income in Pakistan looks very high as compared to that of UK. अब आप देखेंगे तो आप बोलेंगे यही मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि यार पाकिस्तान का तो रियल जीडीपी पर कैपिटा 20,000 है और यूके का सिर्फ 2,000 पाउंड्स है. But if we convert it into a common currency, keeping in mind the exchange rate of these currencies, सही है सर, अगर मैं इसको कॉमन करेंसी में कन्वर्ट कर दूं तो बात कुछ और ही निकलेगी, बात कुछ अलग ही होगी. लेट्स सपोज हमारा यहाँ पे जो इन्होंने दिया हुआ है, लेट्स सपोज करेंसी चल रही है 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 160 पाकिस्तानी रुपीज. 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 160 पाकिस्तानी रुपीज. तो मैं बोलूंगा कि यार रियल इनकम पर हेड इन पीकेआर इन यूके वुड बी 2000 मल्टीप्लाई बाय 160 व्हिच इज गोइंग टू बी 320,000 रुपीज. अब मैंने दोनों को रुपीज में कन्वर्ट कर दिया. अब मैं कंपेयर कर सकता हूं, मैं बोलूं सर 20,000 पाकिस्तानी रुपीज इज इक्वल्स टू 20,000 रुपीज इज इक्वल्स टू 320,000 रुपीज. ये मैंने सर कॉमन करेंसीज में कन्वर्ट कर दी. अब मुझे देख के समझ आ गया कि नहीं सर, यूके का जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज्यादा है, यूके का जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा है एज कंपेयर टू जीडीपी पर कैपिटा ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का बहुत कम, तो इसीलिए इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट इट इनटू अ कॉमन करेंसी. आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं. अच्छा, फिर वो आगे क्या बोल रहे, वो कह रहे सिमिलरली, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता. सिमिलरली the real GDP per head of a country might be very high with huge disparities. That is, there is wider income gap between rich and poor. For example, if the maximum part of GDP lies with few rich people in the country, standard of living will not improve. अब उसने बड़ी सिंपल सी बात की है कि सर अज्यूम कर लें कि जो आपका जीडीपी पर हेड है या फिर जो आपका जीडीपी पर कैपिटा है कंट्री का, वो लाई कर रहा है बहुत अमीर तबके में, ठीक है, बिटवीन रिच. मैक्सिमम पार्ट लाइज विद फ्यू रिच पीपल इन द कंट्री. तो दिस विल नॉट शो मी अ ट्रू पिक्चर. जैसे इंडिया का मसला है, अगर इंडिया के में देखा जाए तो उसका जीडीपी पर कैपिटा बहुत ज्यादा बेहतर है, पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बेहतर है, मगर फिर भी गुर्बत जो है वो इंडिया में ज्यादा है सर. फिर भी इन्फ्लेशन जो है वो इंडिया में क्या कहते हैं आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंडिया में रिलेटिवली कम है सर. क्यों कम है? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जीडीपी पर हेड जो है वो लाई करता है विद फ्यू रिच पीपल इन द कंट्री. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल नॉट बी हाई, विल नॉट इम्प्रूव. क्लियर है, बात समझ आई? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो आपका अच्छा नहीं कंसिडर किया जाएगा. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पार्ट ऑफ जीडीपी लाइज विद फ्यू रिच पीपल. कुछ अमीर तबके के लोग हैं जो आपके जीडीपी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वहां पे बहुत से ऐसे लोग भी हैं सर जो बहुत गरीब हैं, वो रिप्रेजेंट ही नहीं हो रहा आपके जीडीपी में. ठीक है, फिर आगे उसने एक और मसला दे दिया. उसने कहा भाई अगर आप जीडीपी इस्तेमाल करते हो तो एक और मसला भी है. क्या मसला है? समटाइम्स रियल जीडीपी पर कैपिटा या पर हेड राइजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वर्किंग आवर्स. कभी कभी जीडीपी आपका ज्यादा तब भी होता है जब आपके वर्किंग आवर्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं. मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, मैं ना इसको हाईलाइट कर देता हूँ. ये रहा.
ये देखें, sometimes real GDP per capita rises because of increase in working hours of individual. कभी कभी आपका जीडीपी तब भी हाई होता है जब वर्किंग आवर्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं। अब सर वर्किंग आवर्स ज्यादा होने की वजह से आपके पास जो लेजर आवर्स बचेंगे वो रिलेटिवली कम होंगे, रिलेटिवली लो होंगे, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बेहतर नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में लोगों को काम ज्यादा करना पड़ता है, लेजर आवर्स उनके पास कम होते हैं, फारिग वक्त कम होगा हमारे पास। क्यों? वो इसलिए सर बिकॉज पाकिस्तान में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का कम है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत हाई है, मगर क्योंकि हम इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, कुछ लोग बहुत काम करते हैं, तो जीडीपी पर हेड तो ज्यादा शो होगा, तो इट वोंट शो मी अ ट्रू पिक्चर। ठीक है, हमेशा एक चीज आपने याद रखनी है, हैविंग higher leisure hours accompanied by higher real GDP per head is an indication for better standard of living. जिस कंट्रीज में, जिन भी कंट्रीज में आपके लेजर आवर्स कम होते हैं वो इंडिकेट करता है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें लेजर आवर्स ज्यादा होते हैं दैट इंडिकेट्स हाई बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्लियर है बेटा? जी सर। चलें आगे चलते हैं। अब एक मसला और भी होता है, जब भी आप जीडीपी को इस्तेमाल करते हो ना, तो उसमें एक प्रॉब्लम और भी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए। जीडीपी doesn't take into account ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केट, ठीक है, और इलीगल मार्केट, इलीगल मार्केट। ऑब्वियसली आपको भी ये चीज पता है कि जो ब्लैक मार्केट्स होती हैं, जो लोग पैसे टैक्सेस से बचने के लिए जो अपने पैसे गवर्नमेंट को शो नहीं करते, गुड्स एंड सर्विसेज शो नहीं करते, उसकी वजह से आपकी जीडीपी की वैल्यू अंडरस्टेट करती है, कम हो जाती है, क्योंकि आप वी आर नॉट टेकिंग इट इनटू अकाउंट। दूसरा, जो इलीगल मार्केट्स हैं उनको भी हम नहीं शो कर रहे, उसको भी हम डिनोट नहीं कर रहे, क्योंकि कौन, कोई अगर इलीगल कोई गुड एंड सर्विस बेच रहा होगा तो वो बताएगा थोड़ी किसी को, रजिस्टर थोड़ी करवाएगा अपना बिजनेस के, यार ये मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन गुड्स एंड सर्विस तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट वो शो नहीं होगा। जैसे ड्रग्स बेचना, अल्कोहल बेचना, या कोई भी ऐसा आइटम जो आपकी कंट्री में बैन है, जो अलाउ नहीं है, मगर वो प्रोडक्ट या सर्विस तो है, लेकिन आपकी कंट्री में वो अलाउ नहीं है और आप बेच रहे हो, तो वो आप जीडीपी में थोड़ी अकाउंट फॉर करोगे। प्लस एक मसला और भी होता है सेल्फ सर्विसेज का। कभी कभी ना हम सेल्फ सर्विस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि मैं इंजीनियर हूँ, अब अगर मेरे घर में कोई भी बिजली का मसला आएगा, तो मैं बजाय बाहर से इलेक्ट्रिशियन को बुलाने के, मैं खुद वो हल कर लूंगा। आई कैन डू इट ऑन माई ओन। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, सर्विस तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही सर, कोई मॉनेटरी वैल्यू प्लेस नहीं हो रही सर, तो ऑटोमेटिकली जीडीपी में वो काउंट नहीं हो पाएगा। सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, जीडीपी डजंट टेक इनटू अकाउंट ब्लैक मार्केट्स, इलीगल गुड्स। जीडीपी डजंट टेक इनटू अकाउंट सेल्फ सर्विसेज। जो सेल्फ सर्विसेज आप खुद कर लेते हैं वो भी जीडीपी में काउंट नहीं होता, इसकी वजह से जीडीपी वोंट शो यू अ ट्रू इंडिकेटर। अब जब कभी भी इस तरह का, लेट्स सपोज अगर सवाल सर आ गया, उसने आपको सवाल दे दिया कि हमें जीडीपी इस्तेमाल करना चाहिए भी है या हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल जीडीपी कैन बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बट इट वोंट शो यू अ ट्रू पिक्चर, तो डिफरेंट अदर मेथड्स शुड आल्सो बी utilized, should also be used, such as human development index। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? वो ये बताता है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का इन जो वहां पे आपका क्या कहते हैं लिटरेसी रेट कितना है,
वेल बीइंग हमें शो करता है। तो दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें ज्यादा बेहतर पिक्चर नजर आ सके हमारी कंट्री के वेल बीइंग की, हमारी कंट्री के लिविंग स्टैंडर्ड्स की। वो डेथ रेट को भी टेक इनटू अकाउंट करता है, बर्थ रेट को भी टेक इनटू अकाउंट, यानी कि ओवरऑल पॉपुलेशन को वो अकाउंट फॉर करता है। लेकिन जीडीपी में एक मसला है सर, जीडीपी का इशू ये है कि वो बर्थ रेट, डेथ रेट, इन सारी चीजों को अकाउंट फॉर नहीं करता। ठीक है, तो कंक्लूजन इसकी ये बनेगी कि so I conclude that GDP can be used as a measure of welfare, but it won't show us accurate pictures. So different other methods should also be used. For example, में आप लिख सकते हैं, क्या कहते हैं आपका human development index, which will show me a better picture as it includes birth rate, death rate, population dependency, और इसके अलावा well being of a nation. ठीक है, स्लम्स एंड स्पॉटर सेटलमेंट, वेल बीइंग ऑफ अ नेशन, वो सब मुझे वो डिनोट करता है। ठीक है बेटा, चलिए। ओके बेटा, तो लेट्स सपोज ये अभी 6 मार्क का था, लेट्स सपोज आपके पास जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, एक आखिरी सवाल होता है लॉन्ग क्वेश्चन वाला, उसमें काफी डिटेल्स आपको बेटा लिखनी पड़ती है और वो डिस्कशन का सवाल देता है, वो 100% डिस्कशन का सवाल आएगा ही आएगा। अगर बेटा डिस्कशन का सवाल आ जाए कि डिस्कस वेदर द इकोनॉमी शुड यूज जीडीपी एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर, डिस्कस करो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका तरीका ये होगा बेटा, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ना, मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता कि बस डायरेक्ट आंसर कर दूं, मुझे अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे, मार्क्स मिल जाएंगे लेकिन अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, इंट्रोडक्शन में बेटा मैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और जीडीपी का मतलब बताऊंगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेफर्स टू लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड वेल-बीइंग ऑफ अ नेशन। नेशनल इनकम बोलने या जीडीपी बोलने इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नेशनल इनकम इज एग्रीगेट इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, रेजिडेंट्स यानी कि जो टोटल बाउंड्रीज में बेटा प्रोड्यूस की गई हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उससे जो इनकम जनरेट हुई है, ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year, एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड आउटपुट मेथड। मैंने बताया ना, आउटपुट मेथड जो है वो आपके ए लेवल का पार्ट है, बट अपने आंसर में आप सिर्फ मेंशन कर सकते हो कि भाई एक्सपेंडिचर मेथड भी होता है, एक इनकम मेथड भी होता है, एक आउटपुट मेथड भी होता है। In GDP, we calculate the total value of all goods and services produced within the national boundaries of a country, which is also known as nominal GDP. अभी ये इंट्रोडक्शन मैंने पूरा दे दिया कि भाई नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ये वो वैल्यू है बेटा जिसके अंदर हम टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए गए हैं उसको कैलकुलेट करना। लेकिन बाद में बेटा हमारा काम क्या होता है, बाद में बेटा हमारा टास्क ये होता है कि इसको कन्वर्ट करें फ्रॉम नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये बड़े गौर से आप लोग बेटा सुनिएगा। वी कन्वर्ट इट इन रियल जीडीपी। बेटा रियल जीडीपी में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, बाय रिमूविंग द डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है बेटा, जो इन्फ्लेशन का बेटा डिस्टॉर्टेड इफेक्ट है, अगर मैं देखा जाए तो मैं बोलूं यार जीडीपी मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन वो अच्छी है वो तब मुझे सही पता चलेगा जब बेटा इसमें से मैं डिस्टॉर्टेड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन रिमूव कर दूंगा। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन भी तो रिमूव करना है ना, कि भाई प्राइसेस भी तो बढ़ी है गुड्स एंड सर्विसेज की। अगर जीडीपी इंप्रूव हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस भी तो बढ़ी हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में बेटा इन्फ्लेशन में इंक्लूडेड नहीं होती, रियल जीडीपी में आप इन्फ्लेशन का जो वो अफेक्ट होता है को हटा देते हो, उसको रिमूव कर देते हो, ताकि आपको असल वैल्यू पता चले अपने जीडीपी की। At the end, this deflated GDP is divided by total population to get GDP per capita. फिर बेटा नेक्स्ट टास्क हमारा ये होता है कि जो ये हमारे पास रियल जीडीपी आई है जिसमें से हमने इन्फ्लेशन वाला इफेक्ट रिमूव कर दिया था, इसको हम बेटा टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो जीडीपी पर पर्सन या जीडीपी पर कैपिटा मुझे पता चल जाएगी।
जीडीपी पर कैपिटा इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द नेशन, और हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन इसके ना एडवांटेजेस तो ऊपर मैंने देख लिए थे कि भाई जीडीपी इस तरह से बताएगा कि अगर आपका जीडीपी बेहतर हो रहा है तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ी, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब तो हमने बेटा डिस्कस कर लिया। मगर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बेटा मुझे रियलाइज करना, वो क्या है? वो ये है बेटा, अगर मैं बोलूं मैंने दो कंट्रीज को बेटा कंपेयर करना है कि दोनों में से किसकी जीडीपी बेहतर है, सही है? और लेट्स सपोज दोनों कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त डॉलर्स में ऑपरेट कर रहा है। एक कंट्री ए है जिसका जीडीपी है $1000 है, एक कंट्री बी है बेटा जिसका जीडीपी $1200 है। तो इसको देख के हमें समझ आएगा कि यार ऑब्वियसली कंट्री बी इज बेटर, कंट्री बीज रेजिडेंट्स आर बेटर ऑफ एज कंपेयर टू दैट ऑफ कंट्री है। लेकिन एक बात है जो मुझे समझने की है, यहाँ तो बेटा हमने अभी ये बोला कि दोनों करेंसीज जो है ना वो सेम है। लेट्स सपोज दोनों मुल्क की करेंसी सेम नहीं है, एक पीकेआर है एक डॉलर है, या लेट्स सपोज एक पीकेआर है और एक पाउंड्स है। अब मेरे लिए मुश्किल है जीडीपी को मेजर करना। अब मेरे लिए बेटा बड़ा मुश्किल होगा ये बोलना कि यार पाकिस्तान का जीडीपी जो है वो 20,000 पर कैपिटा है और लेट्स सपोज यूएस की जीडीपी है बेटा $1000। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि पाकिस्तान की जीडीपी बेहतर है। क्यों? क्योंकि मैंने जो एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट है वो तो रिमूव ही नहीं किया, मुझे कॉमन करेंसी में दोनों को कन्वर्ट करना चाहिए था। या मैं दोनों को डॉलर्स में लेता या मैं दोनों को बेटा पीकेआर में लेता। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कन्वर्ट इट इन कॉमन करेंसी। ये भी एग्जांपल आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। Let's say the real GDP per capita in Pakistan is PKR 20,000 and real GDP per capita of UK, यहाँ पे इन लोगों ने UK की एग्जांपल दी हुई है, is 2,000 pounds. The per capita income of Pakistan looks very high. भाई देख के तो लग रहा है कि पाकिस्तान का जीडीपी बहुत बेहतर है than that of UK. But if we convert it into common currency, keeping in mind the exchange rate of both currency, let's suppose इन्होंने जरा पुराना हमें exchange rate दिया हुआ है, लेट्स सपोज उस वक्त यूके का एक्सचेंज रेट 160 चल रहा था, वो आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है बेटा? तो लेट्स सपोज 160 चल रहा था, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को कन्वर्ट कर दूंगा। मैंने यूके की करेंसी को कन्वर्ट कर दिया पीकेआर में, मैंने बोला 20,000 मल्टीप्लाई बाय 160, ये बनते 320,000, ये 3,20,000। तो अब मैं देख के बेटा बता सकता हूँ कि नहीं यूके का जीडीपी बेटर है, यानी कि जो यूके के बेटा रेजिडेंट्स होंगे दे विल बी बेटर ऑफ एज कंपेयर टू पाकिस्तान। सही है? अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बेटा आप लोगों को समझना है, वो ये है, मैं पॉइंटर्स यहाँ पे बना रहा हूँ। प्रॉब्लम्स और क्या क्या बेटा होते हैं? सेल्फ सर्विस। बेटा सेल्फ सर्विस किसको कहते हैं? लेट्स सपोज अरूबा इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर है या इलेक्ट्रिशियन है, एक एग्जांपल ले लेते, इलेक्ट्रिशियन है भाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इनको जितना भी बिजली से रिलेटेड काम है वो सब आता है, तो कभी भी मसला नहीं इनको। कभी भी बेटा इनके घर में कोई भी फैन से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, ये खुद सॉल्व कर लेते हैं, ये किसी बाहर से बंदे को नहीं बुलाते, सेल्फ सर्विस कर रही है। अब बेटा देखा जाए तो गुड भी प्रोड्यूस हो रहा है, सर्विस भी जनरेट हो रही है, सर्विस जनरेट हो रही है ना, ये खुद कर रही है। जीडीपी की डेफिनेशन में लाई किया जाए तो ये बनता क्या है? जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इन्होंने किसी बंदे को हायर ही नहीं किया, बाहर से किसी बंदे को बुलाया ही नहीं, तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं जनरेट नहीं हुई। जब कोई ट्रांजैक्शन ही बेटा जनरेट नहीं हुई, कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, तो आप इसको जीडीपी में काउंट थोड़ी करोगे। और इस सेल्फ सर्विस की वजह से बेटा मसला ये आता है, आपकी जो जीडीपी की वैल्यू है वो अंडरस्टेट करती है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग जीडीपी एज अ मेजर ऑफ वेल्थ। क्योंकि मैं तो नहीं देख सकता कि यार सेल्फ सर्विस है तो उसको भी हमें जीडीपी में काउंट करना पॉसिबल ही नहीं है इकोनॉमी में, कि मैं इसको भी काउंट करूं।
मैं हर बंदे से जाके पूछूंगा तो नहीं ना कि यार आप दिन में कितने काम खुद से कर लेते हो, पॉसिबल ही नहीं है इसको काउंट करना। हालांकि सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, गुड जनरेट हो रहा है, गुड प्रोड्यूस हो रहा है, मगर मैं इसको जीडीपी में काउंट ही नहीं कर सकता। इसकी वजह से बेटा जीडीपी की वैल्यू अंडरस्टेट करेगी। फिर एक और इशू आता है, एक और इशू बेटा क्या आता है, गुड्स दैट आर इलीगल इन नेचर। बेटा कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो नेचर में इलीगल होते हैं, यानी ये सही नहीं है, इलीगल है। जैसे सेलिंग ड्रग्स, अब जो बंदा ड्रग्स बेच रहा है वो गुड प्रोड्यूस कर रहा है, ट्रांजैक्शन भी हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं जाएगा, गवर्नमेंट के पास ये गुड या सर्विस रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी। या लेट्स सपोज कोई बंदा अल्कोहल बेचता है, इलीगल इन नेचर है उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर कंट्री में, तो वो बता के तो नहीं बेचेगा ना कि मैं अल्कोहल बेच रहा हूँ या मैं ड्रग्स बेच रहा हूँ। कोई भी बेटा डीमेरिट गुड हो जाए which has high social cost, that is high private cost and external cost, ऐसे केस में कोई बताएगा थोड़ी कि यार हम ये डीमेरिट गुड बेच रहे हैं, हम ये ड्रग बेच रहे हैं या हम ये अल्कोहल बेच रहे हैं। हालांकि गुड भी प्रोड्यूस हो रहा है, या लेट्स सपोज कोई सर्विस है वो भी जनरेट हो रही है जो इलीगल इन नेचर है, जो गलत है, तो वो कभी वो बता के थोड़ी करेगा कि यार ये मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस है, तो छुपा के काम करेगा। हालांकि उसका काम है, मॉनेटरी वैल्यू भी, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी बेटा हो रही है, और गुड्स एंड सर्विसेज भी जनरेट हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, मगर आपके जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा होगा। बात हमें ये समझ आई कि ऐसे जो गुड्स हैं बेटा, सर्विसेज हैं, वो आपकी जीडीपी में काउंट नहीं होते। फिर बेटा आ जाता है ब्लैक इनकम बोलना, या ब्लैक मनी भी बोल सकते हैं। ब्लैक मनी यानी कि काला पैसा, वो भी आपकी जीडीपी में काउंट नहीं होता। अब इस केस में बेटा क्या होता है कि लोग डिस्पोजेबल इनकम अर्न करते हैं, प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, बट सिर्फ टैक्स बचाने के लिए वो गवर्नमेंट को शो ही नहीं करते कि कोई ट्रांजैक्शन हुई है, कोई गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है। टैक्स बचाने के लिए वो होता है ना कि रिसिप्ट नहीं दी, रिसिप्ट ना देने का मतलब ये है कि यार उन्होंने टैक्स, उन्होंने बेटा टैक्स बचाने के लिए ये काम, ये पर्टिकुलर काम किया। क्लियर है बेटा? तो इसको हम बोलेंगे ब्लैक इनकम या ब्लैक मनी, और जो ऊपर वाले आप उसको ब्लैक मार्केट बोल सकते हैं, ये इलीगल मार्केट बोल सकते हैं, मार्केट दैट इज इलीगल इन नेचर। ठीक है बेटा, तो ये ड्रॉबैक्स हैं ऑफ यूजिंग जीडीपी एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर। कभी भी याद रखे मेरी बात, कभी भी डिस्कस से रिलेटेड सवाल आ, कभी एग्जाम में बेटा वो बोले डिस्कस वेदर जीडीपी शुड बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर, आप क्या बोलेंगे? आप पहले जीडीपी की डेफिनेशन बताएंगे, पॉजिटिव इफेक्ट बताएंगे कि हाँ जी जीडीपी को इस्तेमाल करना चाहिए, फिर आप बताएंगे कि भाई जीडीपी को इस्तेमाल करना चाहिए बट उसके फला फला ड्रॉबैक है। इंट्रोडक्शन में आप ये भी बता सकते हैं कि भाई नॉमिनल और रियल जीडीपी में डिफरेंस क्या है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये सवाल आ जाए तो इंट्रोडक्शन हमें अच्छा खासा देना पड़ेगा कि भाई जीडीपी का मतलब ये होता है, नॉमिनल जीडीपी में ये डिफरेंस है, रियल जीडीपी में ये डिफरेंस है। जीडीपी जो है अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके 3 अप्रोचेज हैं, इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच, आउटपुट अप्रोच, सारी चीजें मुझे डिस्कस करनी पड़ेगी तब जाके मैं बता सकता। ठीक है बेटा, एक फाइनल कंक्लूजन दूंगा। कंक्लूजन में क्या लिखूंगा? Although GDP can be used as a measure of welfare, but there are even other methods which should be considered by the economy. भाई जीडीपी तो है आपका, जीडीपी आप इस्तेमाल करो एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर, लेकिन इसके अलावा और मेथड्स भी हैं, और तरीके भी हैं बेटा जो मुझे इस्तेमाल करने चाहिए या मैं इस्तेमाल कर सकता हूं फॉर मेजरिंग लिविंग स्टैंडर्ड। क्या तरीके हैं बेटा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, HDI, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्योंकि ये मुझे वो फैक्टर्स भी बताएगा जो मेरे जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं होते। जैसे जीडीपी बेटा पॉपुलेशन इंक्लूड नहीं करता, जीडीपी बेटा इनकम इक्वालिटी या इनकम इनइक्वालिटी इंक्लूड नहीं करता, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्लूड नहीं करता कि इनकम आपकी बेटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। इंडिया की जीडीपी बहुत ज्यादा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडिया की जीडीपी बहुत बेहतर है पाकिस्तान के मुकाबले में, बट फिर भी इंडिया में लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत लो हैं।
क्यों? उसकी वजह ये है, इंडिया में बेटा कुछ ऐसे टाइकून्स हैं, कुछ ऐसे सिटीजन्स हैं जो बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले, और जो मेजर इनकम जनरेट कर रहे हैं ना, वो वही लोग कर रहे हैं। मेजर इनकम वही लोग जनरेट कर रहे हैं बेटा। तो देखा जाए तो मैं बोलूंगा यार इंडिया की जीडीपी तो बहुत बेहतर है, व्हिच मींस कि लिविंग स्टैंडर्ड भी इंडिया का बेहतर होगा। नहीं, क्योंकि वहां पे इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी परचेसिंग पावर बहुत हाई है। आपको पता ही होगा एग्जांपल्स, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग बेटा ऐसे हैं जो बिल्कुल ही गरीब है, जो बेसिक नेसेसिटीज भी अफोर्ड नहीं कर पाते। जिंदगी जीने के लिए जो बेसिक आपकी नीड्स हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं बेटा, एसेंशियल्स हैं, वो उसको भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो देखा जाए तो हम बोलेंगे तो ये कि सर इंडिया तो बहुत बेहतर है। ऑल्दो इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान, लिविंग स्टैंडर्ड इंडिया का बहुत खराब है पाकिस्तान के मुकाबले में, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है। दूसरा, इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। तो ये फैक्टर्स हैं बेटा जो हमें डिस्कस करने हैं। कंक्लूजन में मैं बोलूंगा कि भाई जीडीपी है, बट हम अदर मेथड्स भी यूज करेंगे, हम अदर मेथड्स को भी कंसिडर करेंगे, जैसे बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आई होप दिस मेक सेंस। अगर हम ना बेटा आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा देखिए बेटा, बैंकिंग सेक्टर में आपको मेनली दो तरह के बैंक, टू कैटेगरीज नजर आएगी आपको बैंक्स में। एक बेटा आपका होता है सेंट्रल बैंक, और एक बेटा आपका होता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो आपको कमर्शियल बैंक नजर आएंगे, बिकॉज दे आर प्राइवेटली ओन्ड बैंक। सेंट्रल बैंक स्टेट में सिर्फ एक होता है, ठीक है। इट इज द मॉनेटरी अथॉरिटी दैट ओवरसीज एंड मैनेजेस द नेशंस मनी सप्लाई एंड बैंकिंग सिस्टम। ये बेटा नेशन की सारी मनी सप्लाई और पूरा आपका बैंकिंग सिस्टम देख रहा होता है। मनी सप्लाई देखना होता है भाई, कितने नोट छापने हैं, कौन से नोट, नए नोट निकालने होते हैं, प्रिंटिंग न्यू नोट्स, ये भी वो देखता है। मॉनेटरी पॉलिसीज जो हम लास्ट क्लास में बेटा डिस्कस कर रहे थे, ये भी किसका काम होता है? सेंट्रल बैंक का काम। ओवरसीइंग दी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि इंटरेस्ट रेट को मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट टू अफेक्ट द इकोनॉमी। बेटा पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है बेटा। फिर आगे क्या बात कर रहे हैं? सेंट्रल बैंक टेंड टू हैव फॉलोइंग 4 की फीचर्स। सेंट्रल बैंक है ना बेटा, 4 तरह के फीचर होते हैं। नंबर 1, सोल इशूअर ऑफ बैंक नोट्स एंड कॉइन्स, यानी कि जितने भी बेटा आपके नए नोट्स होते हैं, कॉइन मिंटिंग ऑफ कॉइन्स होती है, वो कौन करता है? वो सेंट्रल बैंक करता है। और एक ही बंदा जो है, एक ही आपकी इंस्टीट्यूशन जो है, उसके पास ये अथॉरिटी क्यों है? यूनिफॉर्मिटी की वजह से, बिकॉज दिस हेल्प्स टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी टू इम्प्रूव पब्लिक कॉन्फिडेंस इन कंट्रीज मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये होता है यकसा, एक जैसा होना। अब आप अगर 100 रुपीज का नोट देखोगे तो वो सारे सेम होते हैं। ऐसे नहीं होता कि एक पे कलर डिफरेंट है, दूसरे पे डिफरेंट कलर है, एक पे डिफरेंट पिक्चर बनी हुई है, दूसरे पे डिफरेंट पिक्चर बनी हुई है। अगर वैसा होगा तो फिर उस पैसे की वैल्यू ही नहीं रहेगी, उसको रिकग्नाइज करना कि ये असली है या नकली है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यूनिफॉर्मिटी इज वन ऑफ द मेन टारगेट फॉर एनी इकोनॉमी, ठीक है। तो इसीलिए इन्हीं के पास अथॉरिटी है, दे आर द सोल इशूअर ऑफ बैंक नोट्स एंड कॉइन्स। फिर बेटा आगे क्या बोल रहा है? Government's bank. The central bank operates as banker to the government, performing some function as commercial bank does for its customers. भाई सेंट्रल बैंक के लिए ना जो उसका मेजर कस्टमर है, जो उसका मेन कस्टमर है ना बेटा, वो है गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी कि इट रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट एट टाइम्स ऑफ मीटिंग। जब बेटा वर्ल्ड लेवल पे मीटिंग्स वगैरह अरेंज होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज के बेटा रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, उस वक्त सेंट्रल बैंक जो है वो हमारी गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को लोन्स के टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा कोई अगर हेल्प चाहिए रिगार्डिंग रनिंग द इकोनॉमिक सिस्टम, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए बेटा गवर्नमेंट को ये सजेशंस प्रोवाइड करता है।
तो क्या हम बोल सकते हैं, इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, यानी कि इट एक्ट्स एज गवर्नमेंट्स बैंक। गवर्नमेंट का भी बैंक जो है ये एक्ट करता है, बैंकर टू दी गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, यहां तक हमें क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। It maintains bank account of central government, such as receiving deposits from the government, making short-term loans to the government, and making payment for items of government expenditure. ठीक है, तो जो भी बेटा आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी आपके इन्हीं अकाउंट से पे किया जाता है। जैसे हमारे पाकिस्तान का बेटा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सिमिलरली जो भी बेटा गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, गवर्नमेंट ने जो है लेट्स सपोज पब्लिक गुड्स पे पैसे लगाने, तो उनका अकाउंट कहाँ पे खुला होगा, सेंट्रल बैंक के पास खुला होगा, वहां से गवर्नमेंट पैसे लगा सकती है। पब्लिक गुड्स मैंने आपको बताया था ना, सच गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरी, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ऐसे गुड्स बेटा सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड करता, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी की वजह से और नॉन राइवलरी की वजह से। ठीक है बेटा, फिर ये थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं एक्ट्स एज बैंकर्स बैंक, यानी कि ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो बाकी बैंक्स हैं, जो आपके जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं बेटा, उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत ही बेटा मेजर फंक्शन है, अगर आप यहाँ पे देखिए, इसका एक बहुत ही बेटा मेजर फंक्शन है ओवरसीइंग कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। आपको एक बात पता है, जितने भी बेटा कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, प्राइवेटली ओन्ड बैंक्स होते हैं, इन सबका एक अकाउंट खुला होता है, मस्ट हैव अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास जो है इन सारे बैंक्स का अकाउंट खुला होता है, इनेबलिंग सेंट्रल बैंक टू इजीली मैनेज द क्लेम्स मेड बैंक्स अगेंस्ट ईच अदर, जिसकी वजह से ये उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है। कभी ऐसे होता है कि यार कोई बैंक है वो शॉर्ट ऑफ कैश है, उसके पास कैश अवेलेबल नहीं है, तो ये लोन्स देता है, शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए रिगार्डिंग रनिंग द बैंक्स, उसमें भी ये कंसल्टेशन आपको प्रोवाइड करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के लिए। ठीक है, तो इट ऑल्सो एक्ट्स एज बैंकर्स बैंक। फिर बेटा आखिरी चीज यहाँ पे वो ये बोल रहा है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये देखते हैं क्या है। ठीक है बेटा, सेकंड दीजिएगा। Given that the authorities require all commercial banks to keep a certain percentage of their cash balance as deposit with the central bank, these cash reserves can be used the country's banking system during financial emergencies. This function helps to build public confidence in the country's banking system. For example, if certain commercial bank faces temporary financial difficulties, it can also act as lender of last resort, seek financial assistance from central bank। यही मैं आपको बात कर रहा था बेटा, क्योंकि इन सबके कैश रिजर्व्स, कैश डिपॉजिट्स सेंट्रल बैंक के पास पड़े होते हैं, तो सेंट्रल बैंक उनको इस्तेमाल कर सकता है, उन कैश रिजर्व्स को यूज कर सकता है एट टाइम ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, कि जब भी इकोनॉमी में फाइनेंशियल इमरजेंसी आएगी उन कैश रिजर्व्स का बेटा इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे क्या होता है बेटा, इससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है रिगार्डिंग कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम, कंट्री इकोनॉमी के बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड जो है लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल भी लिखी है। फॉर एग्जांपल इफ कमर्शियल बैंक फेसेस टेम्परेरी financial difficulty, it can central bank can act as lender of last resort, seek financial assistance from central bank। सीधी सी बात है भाई, अगर कभी ऐसे होता है कि बेटा कमर्शियल बैंक्स को, जो आपके प्राइवेटली ओन्ड बैंक्स हैं, वो कभी बेटा फाइनेंशियल असिस्टेंस की उनको जरूरत पड़ती है, तो वो किससे हेल्प मांग सकते हैं? वो हेल्प मांग सकते हैं बेटा सेंट्रल बैंक से, क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी। This helps to ensure the bank does not collapse, protects the job, and thus safeguard the nation's banking system and economic welfare। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया भाई? देखिए, सबसे पहला पॉइंट है सोल इश्यूअर ऑफ बैंक नोट्स एंड कॉइन्स, यानी कि जितने भी बेटा आपके बैंक नोट्स प्रिंट होते हैं, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स होता है, वो सारा सेंट्रल बैंक के हवाले, कोई और बैंक जो है वो नोट्स प्रिंट नहीं कर सकता। सेंट्रल बैंक को हम गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स भी कह सकते हैं। सिर्फ एक बैंक होता है पूरी कंट्री में, जैसे पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। फिर दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया, एक्ट्स एज गवर्नमेंट्स बैंक, यानी कि इट रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट एट टाइम्स ऑफ मीटिंग।
जब बेटा वर्ल्ड लेवल पे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी जाती हैं, उधर भी सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इट एक्ट्स एज बैंकर्स, गवर्नमेंट्स बैंक। दूसरा, जो भी बेटा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे भी सेंट्रल बैंक के थ्रू पे किए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का अकाउंट खुला हुआ होता है सेंट्रल बैंक के पास। जैसे आपने पब्लिक गुड्स पे पैसे खर्च करने हैं, या आपने पब्लिक स्कूल्स बनाने हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स बनाने हैं, तो वो कहाँ से बनाएंगे? वो हम सेंट्रल बैंक के थ्रू बनाएंगे। गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल बैंक के थ्रू बनाएगी। फिर बेटा बैंकर्स बैंक है, यानी कि जितने भी आपके कमर्शियल बैंक कंट्री में, पाकिस्तान में बेटा जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, उन सब कमर्शियल बैंक्स का एक अकाउंट खुला हुआ होगा किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। enabling central bank to easily manage the claim made against each other. ये सारे कैश रिजर्व्स वगैरह उसके संभाल रहा होता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब ये होता है कि इट आल्सो प्रोवाइड्स हेल्प टू कमर्शियल बैंक एट टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस व्हेन दे सीक फाइनेंशियल असिस्टेंस। जब बेटा उनको हेल्प की जरूरत पड़ती है, जब उनको जरूरत होती है फाइनेंशियल हेल्प की, और वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहा होता है, उस केस में भी, उस सिनेरियो में भी बेटा सेंट्रल बैंक जो है वो इनको सर्विस प्रोवाइड करता है। दिस हेल्प टू इंश्योर द बैंक डज नॉट कोलैप्स, प्रोटेक्ट द जॉब्स, thus safeguards nation's banking system and economic welfare. ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स में। ओवरऑल तो वैसे आपको समझ आ गया होगा कमर्शियल बैंक्स क्या होता है। बेसिकली ये प्राइवेटली ओन्ड बैंक, प्राइवेटली ओन्ड, पीवीटी, प्राइवेटली बेटा ओन्ड बैंक, यानी कि ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, ये प्राइवेट सेक्टर के अंडर आता है। प्राइवेट सेक्टर इनको कंट्रोल कर रहा होता है, रन कर रहा होता है, इसीलिए इनको बेटा रिटेल बैंक भी कहा जाता है। दैट ऑफर्स सर्विसेज टू कस्टमर, जो बेटा फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करता है कस्टमर को, सच एज कलेक्टिंग, सेविंग डिपॉजिट, अप्रूविंग बैंक लोन्स। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बेसिकली बैंक चलते किस तरह से। बैंक बेटा चलता है इस तरह से है कि लोग अपने सेविंग अकाउंट्स, डिपॉजिट्स वगैरह अपने पैसे करवाते हैं कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक के पास अच्छा खासा बैलेंस जमा हो गया, ठीक है। फिर कमर्शियल बैंक बेटा क्या करता है, उस बैलेंस को आगे फॉरवर्ड कर देता है, फॉरवर्ड शिफ्टिंग करता है टू कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स, टू कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स। उनसे बेटा एक परसेंटेज लेता है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी। उनसे बेटा एक परसेंटेज लेता है इंटरेस्ट की। कुछ इंटरेस्ट रेट वो बेटा खुद रखता है, बैंक इटसेल्फ रखता है अपने पास। बाकी का जो बेटा इंटरेस्ट रेट होता है वो डिपॉजिटर्स को दे देता है, उन लोगों को दे देता है जिनके सेविंग अकाउंट खुले हुए होते हैं बैंक के पास। सही है। तो बैंक के बेटा क्या क्या फंक्शन है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोगों से बेटा कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है फ्रॉम देयर कस्टमर इंक्लूडिंग प्राइवेट इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट। मेकिंग एडवांसेस, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स लोन टू कस्टमर, जो मैंने अभी आपसे बात करी कि लोगों से पैसे लेके, लोगों से बेटा डिपॉजिट लेके वो आगे फॉरवर्ड शिफ्टिंग करता है, वो आगे बेटा ये लोन के तौर पे कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स को देता है। उनसे एक प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट चार्ज की जाती है, वो इकोनॉमी में डिपेंड करता है कि क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है उस वक्त। एक प्रोपोर्शनेट बेटा इंटरेस्ट चार्ज करा जाता है। कुछ इंटरेस्ट बैंक अपना रखता है, कुछ इंटरेस्ट डिपॉजिटर को दे देता है, या जिसका सेविंग अकाउंट खुला होता है उसको दे देता है। फिर बेटा यहाँ पे बोले क्रेडिट क्रिएशन, इसका एक और फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन। ये क्या प्रोसेस है बेटा? Basically, it describes which bank increases the supply of money in the economy, making money available to borrowers. Credit allows the borrower or debtor to gain purchasing power now with the promise to pay lender at future time. जब बेटा लोन दिया जा रहा है, जब कमर्शियल बैंक्स कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स को लोन दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्रेडिट क्रिएशन क्रिएट हो रही है। इससे क्या हो रहा है बेटा, जो बोरोवर है उसकी करंट परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पास पैसे अवेलेबल है, ठीक है। उसको लोन मिल गया, उसके पास पैसे अवेलेबल है, तो उसकी करंट परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, बट एक प्रॉमिस के साथ, विद द प्रॉमिस टू पे लेंडर और क्रेडिटर एट फ्यूचर टाइम। तो ये क्रेडिट क्रिएशन भी कर रहे हैं, ठीक है। एक्ट्स एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट,
acts as lender of last resort, यानी कि it allows people to borrow money and pay at a future date. सही है? अब आगे चलते हैं बेटा. तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं बेटा? There is only one central bank in the country, such as State Bank of Pakistan. Such banks acts as banker to commercial bank, implement interest rate, issue new notes, and destroy old ones, and also responsible for holding meetings with other countries central bank. जो बाकी countries के बेटा central bank है, उनके साथ meetings भी hold करी जाती हैं. यानी कि जो हमारे मुल्क की गवर्नमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल बैंक एट टाइम्स ऑफ मीटिंग. ठीक है बेटा. अब आप लोग मुझे बताएं कि इस टॉपिक से बेटा रेलेवेंट कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को. अब देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या बात चल रही है. देखिए जीडीपी क्या होता है. 3 मार्क का इसने सवाल दिया. डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. पास पेपर का क्वेश्चन है, 3 मार्क का. GDP can be defined as total value of all goods and services produced within the national boundaries of a country over a specific time period. This indicator is widely used to measure standard of living of a country. बेटा GDP आपको पता है क्या होता है? ये टोटल गुड्स एंड सर्विसेज को डिफाइन करता है जो एक कंट्री की बाउंड्री में प्रोड्यूस किए गए हैं. लेट्स सपोज ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की बेटा बाउंड्री है. अब जो भी बेटा गुड्स एंड सर्विसेज इसके दरमियान प्रोड्यूस किए जाएंगे वो आपकी जीडीपी में काउंट होंगे. जीडीपी को बेटा मेजर करने के लिए आप चाहें आप अपने आंसर में थोड़ा और इंक्लूड भी कर सकते हैं कि जीडीपी को मेजर करने के लिए बेटा 2 अप्रोचेस, लेकिन वैसे 3 मार्क्स का है तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देंगे. बट अगर बेटा वो 5 मार्क्स का लेट्स सपोज क्वेश्चन आपसे पूछ लेता, अगर ये सवाल आपको बेटा वो 5 मार्क्स का दे देता, फिर हम क्या करते, फिर मुझे उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती. मैं डेफिनेशन तो बताता कि जीडीपी कैन बी डिफाइंड एज टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द नेशनल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. ये भी लिख देता कि हम इसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. अगर मुझे किसी भी कंट्री की बेटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर करना है, मुझे देखना है कि यार वहां पे लोगों का हाल कैसा है. आर दे वर्सन ऑफ और बेटर ऑफ, मतलब उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स वगैरह सही हैं नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज उनकी पूरी हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही, ये सारी चीजें मुझे देखनी है. तो वो मैं कैसे देखूंगा? थ्रू जीडीपी. जीडीपी के थ्रू मुझे पता चलेगा. तो ये बेटा अच्छा, अब आगे चलते बेटा. जीडीपी को मेजर करने के बेसिकली 2 तरीके मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. जीडीपी को बेटा मेजर करने के 2 तरीके. एक आपका होता है बेटा इनकम अप्रोच, फिर बेटा सेकंड वाला जो है वो आपका होता है एक्सपेंडिचर अप्रोच. बेटा इनकम अप्रोच हमसे ये बताती है कि जो भी इकोनॉमी में आपकी इनकम्स जनरेट हुई हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने से, जो भी बेटा आपकी इकोनॉमी में इनकम्स आपकी जनरेट हुई हुई हैं, आप उसको काउंट कर लो इन जीडीपी. उन सारी इनकम्स को एक्यूमुलेट किया जाए, टोटल लिया जाए, आपको जीडीपी की वैल्यू पता चले. ये डेफिनेशन की हद तक आपको पता होना चाहिए कि अच्छा भाई 2 अप्रोचेस हैं, एक इनकम अप्रोच है, एक्सपेंडिचर अप्रोच है. तीसरा भी होता है आउटपुट अप्रोच, बट वो आगे जब आप ए लेवल्स में करोगे उसमें आपको समझ आएगा, वो आगे की कहानी है. अभी के लिए हमें बस ये 2 पता होनी चाहिए. इनकम अप्रोच है बेटा, एक्सपेंडिचर अप्रोच. एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या कहता है बेटा? एक्सपेंडिचर अप्रोच हमें ये बताता है कि बेटा जो भी इकोनॉमी में हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं हम उसको एक्यूमुलेट कर दें. अब आपका अगला सवाल ये होना चाहिए कि सर क्या क्या एक्सपेंडिचर्स हैं. मैं बताता हूँ. कंजम्पशन, ठीक है बेटा, जो बेटा हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, जो हाउस होल्ड बेटा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं उसको कंजम्पशन कहा जाता है. प्लस इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट बेटा बोला जाता है जो प्राइवेट फर्म्स इन्वेस्टमेंट कर रही है वो इनके लिए एक्सपेंडिचर है. एक इन्वेस्टर के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा. दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय हाउसहोल्ड्स. इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट फर्म्स इन्वेस्टमेंट कर रही हैं फॉर प्रॉफिट मोटिव. प्रॉफिट मोटिव का मतलब ये है कि यार उनका ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना. गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है कि यार पब्लिक गुड्स पे पैसे खर्च कर रहे हैं, पब्लिक स्कूल्स बना रहे हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, ये गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है.
और बेटा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इसको कहा जाता है बेटा नेट एक्सपोर्ट। एक्स माइनस एम, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, आपको नेट एक्सपोर्ट पता चल जाएगा। तो बेटा एक्सपेंडिचर अप्रोच में क्या क्या चीजें जाती हैं? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट जिसको हम बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फॉर्मूले की हद तक आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि दो अप्रोचेस हैं मेजर करने के लिए। एक इनकम है जिसमें हम टोटल इनकम को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, तो मुझे इनकम अप्रोच के थ्रू जीडीपी पता चल जाते हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। एक बेटा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अप्रोच में मैं क्या करता हूँ कि जो भी बेटा इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर इनका रोर होता है उनको एक्यूमुलेट कर, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट। अब आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, जीडीपी हमें समझ आ गया, जो गुड्स एंड सर्विसेज बेटा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं विद इन द नेशनल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अगर इकोनॉमी में जीडीपी ज्यादा है, इसका मतलब है पीपल आर बेटर ऑफ। अगर एक पर्टिकुलर इकोनॉमी की जीडीपी ज्यादा है, जीडीपी अच्छी है, इसका मतलब पीपल आर बेटर ऑफ, मोस्ट प्रोबेबली उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे। बट कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जीडीपी के, जो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करते हैं। ये रहा बेटा, ये देखें, बड़ा अच्छा सा सवाल है। Why might an increase in gross domestic product improve standard of living of a country? 6 मार्क का सवाल। तो मैंने इसमें समराइज करके बेटा एक आंसर लिख दिया, मैं आपको ओवरऑल समझाता हूँ। 6 मार्क का क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने बोला कि भाई अगर जीडीपी बेहतर हो रही है तो हम इसको क्यों कंसिडर करें एज इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मेरा पहला टास्क क्या होगा बेटा, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता जाता हूँ। मेरा सबसे पहला टास्क होगा डिफाइन जीडीपी। मैं बताऊंगा कि भाई जीडीपी, और एक बहुत ही ब्रीफली डेफिनेशन मैं दूंगा, ब्रीफ सी डेफिनेशन दी जाएगी, बहुत मुझे लंबी नहीं करनी। मैं एक एक पेज का इंट्रोडक्शन नहीं बनाऊंगा, तो 6 मार्क का सिर्फ सवाल है। अगर ये मैं डिफाइन कर दूं 4 से 5 लाइनों में, दैट्स मोर देन एनफ। सही राइटिंग है, 4 से 5 लाइनों में एक्सप्लेन कर देना, दैट्स मोर देन एनफ। इसमें सिर्फ मैं बताऊंगा बेटा कि जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अच्छा, दूसरी चीज बेटा जो आपको एग्जाम देते वक्त याद रखनी है वो है टर्म्स। ठीक है, अगर आप बेटा थोड़ा गौर से यहाँ पे देखें तो आपको एक बात नजर आएगी। एक चीज बेटा आपको यहाँ पे ये नजर आएगी, इसने वाई का लफ्ज इस्तेमाल किया, वाई माइट एन इंक्रीज इन जीडीपी, यानी कि ये आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है। अगर यहाँ पे बेटा डिस्कस वाला सवाल दिया जाता ना, लेट्स सपोज वो बोलता डिस्कस वेदर जीडीपी कैन एक्ट एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजर फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डिस्कस वाले क्वेश्चन में याद रखिएगा अपने पास बेटा, डिस्कस वाले क्वेश्चन में मुझे दोनों एस्पेक्ट मेंशन करना। मैं उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी बताऊंगा कि हाँ भाई जीडीपी को इस्तेमाल किया जा सकता है, और नेगेटिव इफेक्ट भी बताऊंगा कि नहीं यार नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसके ये सारे ड्रॉबैक्स। अभी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसने अभी हमसे डायरेक्टली पूछा कि भाई व्हाई माइट एन इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई क्यों इंप्रूव करेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक इकोनॉमी का। जीडीपी को मैंने डिफाइन कर दिया, फिर आगे देख। It is true that increase in GDP improves standard of living. This is due to various reasons. Firstly, increase in GDP means increase in total output of the country. अब देखिए एक सीधी सी बात है, अगर जीडीपी आपकी बेहतर हो रही है, जीडीपी किस केस में बेहतर होगी यार? उस केस में बेहतर होगी अगर एग्रीगेट डिमांड लोगों की बढ़ रही है। जब एग्रीगेट डिमांड बेटा बढ़ रही होगी, यानी कि एक्यूमुलेटिव डिमांड ओवरऑल इकोनॉमी में बेटा आपकी इंक्रीज हो रही होगी, तो हमें ये बात समझ आई कि आउटपुट भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। जब आउटपुट बेटा ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, दिस मींस इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट लेवल, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट लेवल। और आपको ये बात पता है, आपको ये चीज पता है कि अगर एम्प्लॉयमेंट बेटा बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बेटा इंक्रीज करेगी, जिसका मतलब क्या है? बेरोजगारी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करेगी। अच्छा, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, अनएम्प्लॉयमेंट का हरगिज ये मतलब नहीं है कि पीपल हु आर नॉट वर्किंग आर रेफर्ड एज अनएम्प्लॉयड। ये लिखोगे 0 मार्क मिलेगा, बिलीव मी, आपको 1 मार्क भी नहीं इसमें मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की बेटा डेफिनेशन है पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब। वो लोग जो काम करना चाहते हैं और जो बच्चे काम कर सकते हैं, एबिलिटी भी होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए। अगर दोनों चीजें हैं
लेकिन बंदा फिर भी जॉब नहीं कर पा रहा, उसको जॉब नहीं मिल रही, उस बंदे को बेटा हम रेफर करते हैं एज अनएम्प्लॉयड। अब फर्ज कर लें कि एक बंदा है जिसकी बहुत सारी जायदाद है, प्रॉपर्टीज हैं जिसके पास बहुत सारी, तो उसको काम करने की जरूरत ही नहीं है, मैं उसको अनएम्प्लॉयड थोड़ी कहलाऊंगा। या कहीं से बेटा उसकी इनकम जनरेट हो रही है और वो काम नहीं करता, फिर भी उसके पास इनकम कहीं ना कहीं से आ रही है, तो वो अनएम्प्लॉयड थोड़ी कहलाया जाएगा, क्योंकि उसकी विलिंगनेस ही नहीं है। चलो एबिलिटी है भी, मगर उसकी विलिंगनेस ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है जॉब करने की, वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। या अगर आप बच्चे हो, आप इस वक्त जॉब नहीं कर रहे, यू आर स्टडिंग, तो आपको हम अनएम्प्लॉयड थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि इस वक्त आपकी विलिंगनेस ही नहीं है, यू आर नॉट इवन सर्चिंग फॉर जॉब, आप जॉब के लिए सर्च भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ इस वक्त पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे। ठीक है बेटा, तो बात ये समझ आई हमें कि जैसे जैसे बेटा जीडीपी इंप्रूव करता है, हम इससे एक बात ये बना सकते हैं कि सर एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ रही है इकोनॉमी में। When aggregate demand is increasing, this means increase in production of output. This means increase in production of goods and services, which means higher unemployment in the economy या lower higher employment in the economy and lower unemployment. ठीक है बेटा, unemployment decrease करेगी. Secondly, when more people are employed, the national income and income of people also increase, and most people will be self-sufficient in managing their own life. जब बेटा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रही है, तो लोगों की इनकम्स भी बढ़ेंगी, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी और लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, यानी कि इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इकोनॉमी में ना एक बहुत बड़ा बोझ होता है, मैं बोझ का वर्ड पता है क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट कंट्रीज में बेटा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ऑफर किए जाते हैं और वो लोग कंट्री के लिए लाइबिलिटी हैं। लाइबिलिटी का मतलब ये है कि यार इकोनॉमी जो है उनको पाल रही है, उनके पास जॉब्स नहीं है, दे आर अनएम्प्लॉयड, दे आर करेंटली अनएम्प्लॉयड, उनके पास जॉब्स नहीं है, जिसकी वजह से बेटा क्या हो रहा है, इकोनॉमी उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे रही है। अब ऐसे केस में बेटा कोई सर्विस भी प्रोड्यूस नहीं हो रही, कोई गुड भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर से उनको पैसे दे रही है ताकि वो एटलीस्ट सर्वाइव कर सके। दिस इज ऑल्सो नेसेसरी, बहुत जरूरी है इकोनॉमी में, मगर दे आर अ लायबिलिटी फॉर द इकोनॉमी। और जब बेटा ये लायबिलिटी कम हो रही है, जब बेटा ये लायबिलिटी खत्म होने की तरफ जा रही है, लोग सेल्फ सफिशिएंट बन रहे हैं, लोगों के पास जॉब्स आ रही हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर बचेगा। अब गवर्नमेंट के पास बेटा पैसे होंगे टू इन्वेस्ट ऑन अदर थिंग्स लाइक हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है बेटा, एजुकेशन, पब्लिक गुड्स, गवर्नमेंट बेटा उन पे पैसे लगाएगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर अब गवर्नमेंट का डिक्रीज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बेटा कम देने पड़ रहे हैं, पहले बहुत सारे देने पड़ते थे क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, अब उतने नहीं देने पड़ रहे। ठीक है, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बच गया और इकोनॉमी को भी फायदा हो गया। Thirdly, this increase in output might be in the form of improvement in different sectors like education, healthcare, infrastructure, etc., which in turn bring further development in the long run. और आपको ये बात पता है कि यार जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी में बेटा जीडीपी इंप्रूव करती है, जीडीपी बढ़ती है, इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ता है, लोग, जाहिर सी बात है जब आउटपुट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट भी ज्यादा होंगी, गुड्स एंड सर्विसेज बाहर भी बेचे जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास दूसरे मुल्क की करेंसी आएंगी और लोग हमारे मुल्क की करेंसी जो है वो ज्यादा डिमांड करेंगे, फॉरेन रिजर्व्स हमें बेटा ज्यादा मिलेंगे, व्हिच वुड लीड टू बेटर एक्सचेंज रेट बेटा हमारा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स जो है वो इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब आउटपुट बढ़ रहा है तो लोग ट्रेनिंग ज्यादा हासिल करेंगे, एजुकेशन की तरफ जाएंगे बेटा, हेल्थ केयर बेहतर होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, विच इन टर्न ब्रिंग फर्दर डेवलपमेंट इन लॉन्ग रन, और जिसकी वजह से बेटा क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट आएगी लॉन्ग रन में। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन पूरा हमने डिस्कस कर लिया। कोई क्वेरी बेटा इस क्वेश्चन से रिलेटेड? अच्छा, इसमें कंक्लूजन मैं नहीं दूंगा, कंक्लूजन इस वजह से नहीं दूंगा बिकॉज उसने डिस्कशन वाला सवाल दिया ही नहीं है, उसने यहाँ पे बोला ही नहीं है डिस्कस, उसने तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे फेंका है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछा कि भाई बताओ कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो इकोनॉमी में लिविंग स्टैंडर्ड क्यों बेहतर हो रहा है, तो मैंने जवाब दे दिया कि भाई लिविंग स्टैंडर्ड इस वजह से बेहतर हुआ। पहले जीडीपी को डिफाइन किया, बॉडी में मैंने एक
पूरा सिनेरियो बता दिया कि भाई जीडीपी जो है अगर वो इम्प्रूव करता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी जिसकी वजह से आउटपुट इंक्रीज होगा बेटा, आउटपुट इंक्रीज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी, गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, गवर्नमेंट विल हैव फंड्स टू स्पेंड ऑन अदर थिंग्स लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तीसरा बेटा हमने ये बोला कि इंक्रीज इन आउटपुट की वजह से बेटा इंप्रूवमेंट इन डिफरेंट सेक्टर आएगा, प्राइमरी सेक्टर बेहतर होगा, सेकेंडरी सेक्टर बेहतर होगा, टर्शियरी सेक्टर बेहतर होगा, विच इन टर्न ब्रिंग फर्दर डेवलपमेंट इन द लॉन्ग रन। और लॉन्ग रन में आप देखोगे कि इसकी बहुत ज्यादा इकोनॉमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जी बेटा, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आप लोगों को कुछ पूछना है किसी ने तो पूछ ला।